भारत माता की, भारत माता की जय శ్రీరామ్. మీ అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న సభా అధ్యక్షులు శ్యామ్ సుందర్ గౌడ్ గారు, ఎమ్మెల్యే రవిరావు పటేల్ గారు, స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ కసం వెంకట వైశ్య గారు, ఎక్స్ మినిస్టర్ కృష్ణ యాదవ్ గారు, ఎక్స్ ఎంపీ చెడా సువేష్ రెడ్డి గారు, పార్లమెంటరీ ప్రెసిడెంట్ గొలి మధుసూదన్ గారు, పార్లమెంటరీ కన్వీనర్ ఆర్కే శ్రీనివాస్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న అన్ని ప్రముఖులకి నా నమస్కారం. ఇప్పుడు నేను తెలుగులో మాట్లాడాలా, హిందీలో మాట్లాడాలా, లేదంటే తమిళ్లో పేసணுமா? తమిళా? உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். కలిసి మాట్లాడతాం. తెలుగు, తమిళ్, హిందీ బెటర్గా ఉంటుంది. మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా, ఎందుకంటే తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను, కానీ తెలుగులో ఒక స్పీచ్ ఇవ్వాలంటే కొద్దిగా ఒక స్టాప్ బ్రేకర్స్ మధ్యలో వస్తుంది. తమిళ్ అంటే ఫ్లూయెంట్గా ఉంటుంది, హిందీ అంటే ఫ్లూయెంట్గా ఉంటుంది. సో హిందీలో మాట్లాడితే పర్లేదు కదా, అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా, రైట్. बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आज आप सबके बीच मैं इतनी दूर से आई हूं. ये जो माहौल हमारे बीच है, ये जो लोग यहां दिख रहे हैं, यहां से जो एक मैसेज हम बाहर ले जाएंगे, हमारे एरिया में, इस कंटेनमेंट एरिया में जो लोग हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, उस समस्याओं को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हमारे भारत देश के लिए एक मिनट भी आराम ना लेते हुए जो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, और बार बार हमारे भारत देश के वासी उन्हें हर वक्त जिता के, इस बार भी तीसरी बार उन्हें जिताकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, उससे हमें ये बिल्कुल सही मालूम पड़ता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं. आज हमारे देश में जिस तरह की तरक्की हम देखते हैं, इससे पहले हमारे देश को आजादी मिलके 75 साल हो चुके हैं, लेकिन 10 साल से पहले 65 सालों में जब हम देखते हैं कि जिस तरह से हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया गया, एक ही पढ़ाओ चढ़ाओ पढ़ाया गया, एक ही दिशा में देखने के लिए सिखाया गया, उन सब को बदल के अब हम दुनिया देख रहे हैं. लेकिन आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है और कह रही है कि अगर दुनिया में कोई बहुत ही मजबूत और सेल्फ सफिशिएंट, जो हमारे प्रधानमंत्री का जो एक सपना है, विकसित भारत का सपना, अगर वो विकसित भारत और एक विकसित देश कोई आज पूरी दुनिया में है तो वो भारत देश है. और उसकी वजह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. आप सोचिए, एक वक्त था 10 साल से पहले जब हम बिल्कुल नीचे थे, रॉक बॉटम 5 जगहों पे हमें माना जाता था कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं कर सकता, आगे बढ़ोतरी भारत की तो कभी हो ही नहीं सकती, गरीबी भारत से तो जा ही नहीं सकती, हमारे जो युवक युवकाएं हैं उनके लिए कामकाज, एम्प्लॉयमेंट, वो तो सवाल ही नहीं उठता. हमारे देश के वासी जो आज यूपीआई के तहत, चाहे वो रास्ते में मैं यहां हूं आप वहां हो, वो ही नहीं, बल्कि सड़क पे जो एक महिला जो एक जो माँ बैठ के इडली बेचती है या फल फूल बेचती है, वो भी आज आप सिर्फ स्कैन करके उसके मोबाइल पे आप पैसे भेज सकते हैं. जो डिजिटली हम इतने एम्पावर्ड हुए हैं, उसकी वजह है हमारे प्रधानमंत्री. तो जो एक वीकेस्ट पॉइंट माना जाता था, आज टॉप 5 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में हम माने जाते हैं. जहां पर हमारा जीडीपी ग्रोथ कहते थे कि बहुत कम है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आज हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, यूके को भी पीछे छोड़ दिया है, और 5वीं
जगह से चौथी जगह पर हम जीडीपी ग्रोथ में दुनिया भर में हम आगे हैं। हमारा जब हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लड़ते थे, आज विमेन लेड एम्पावरमेंट है। आपने देखा होगा हाल ही में जब 26 जनवरी को दिल्ली में हमने सब देखा कि जब वो इतना बड़ा प्रशासन हुआ था, उस वक्त तक हमने सिर्फ मर्दों को देखा है कि वो जिस तरह से एक्रोबेट्स करते हैं मोटरसाइकिल पे। जो हमारी आर्मी में, आप सब कैंटोनमेंट एरिया में हैं, मिलिट्री और आर्मी सब यहाँ पर है, तो आप जानते हैं कि जिस तरह से महिलाओं ने एक प्रदर्शन किया था वहां पर, मतलब पूरी दुनिया देख के उसको चौंक गई थी कि हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देखी गई हैं। जहां पर हमारी महिलाएं गांव में अंदर रोज किसी जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके उनको जला के अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को बुरा करके फूंक फूंक के जो वो अपना चूल्हा जलाती थी, खांसती रहती थी, लेकिन उसका चूल्हा जलना चाहिए था, वो सब हटा के आज हमारे देश में प्रधानमंत्री ने गैस सब्सिडी लाकर कितनी औरतों के घर में उनको एक, क्या कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ऊर्जा दिया है। कहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपके गैस है। और आज हमारी कितनी महिलाओं को जो फेफड़ों की बीमारी है उससे बचाया गया है। जहां पर हमारी महिलाएं आगे बढ़ने से घबराती थी, डरती थी, उसको ये नहीं लगता था कि मेरा भविष्य क्या होगा, आज वो महिलाएं आप देखते हैं कि उनके लिए जिस तरह से महिलाओं के लिए आवास योजना ही नहीं बल्कि उनके लिए जो मुद्रा लोन हमारे प्रधानमंत्री लाए हैं, 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को हमने लोन देकर उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया है। हमारे देश में हमारे बच्चे जब आगे बढ़ने के लिए सोचते थे, घबराते थे, आज उनको भारत में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज हमने कोविड के बाद 11 यूनिकॉर्न्स हमने किए हैं, जिसमें मैक्सिमम हमारे भारत के युवक युविकाएं हैं। कितने सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के बिजनेस शुरू किए हैं, अपने खुद की कंपनियां शुरू की हैं, अपने खुद के पैरों पे खड़े, ना ही कि किसी के नीचे काम करते हैं, बल्कि खुद अपने जगह पर एक बॉस हैं, अपनी जगह पर अपने खुद के मालिक हैं और उनकी कंपनियां लाखों करोड़ों में चल रही है। जहां पर हमारी मुस्लिम महिलाएं जब तलाक के नाम से घबराती थी, जहां पर इससे पहले की सरकार जब उनको मौका मिला था कि उन्हें मुस्लिम महिलाओं को, हमारी बहनों को एक आगे बढ़ने का मौका दे, अपने डर की वजह से उन्हें तलाक से छुटकारा नहीं दिलाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री आने के बाद ट्रिपल तलाक का खत्मनामा हुआ। ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद जिस तरह से आप देखते हैं आज हमारी महिलाएं वापस जो हिम्मत जुटा के आगे बढ़ रही हैं, वो तो हम सब देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं महिलाएं देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, मैं देश भर में घूमती रहती हूँ और देश भर में जहां भी जाओ सबसे आगे महिलाएं होती हैं। और ये हमारे देश की, जब तक हम हमारी माँओं को, हमारी बहनों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, एक देश नहीं बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बेटी का बढ़ना बहुत जरूरी है, महिला का बढ़ना जरूरी है। और हम सब का मानना यह है, भाजपा में हमारा मानना यह है कि अगर एक महिला अपना घर चला सकती है तो एक महिला इस देश को भी चला सकती है। आज हम देखते हैं भाजपा में, चाहे वो निर्मला सीतारामन जी हो या वो स्मृति ईरानी जी हो या हमारे देश की जो सबसे महान पोजीशन मानी जाती है प्रेसिडेंट की, वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी को जो देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री हर महिला को उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं।
वहां उस मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर वो अपने आप को देखकर बहुत ही गर्व महसूस करें। बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए कि महिलाएं आज छोटे छोटे लोन लेके अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, उन्हें यह हिम्मत दिलाई जा रही है कि तुम आगे बढ़ो और तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। आप देखिए ना, हर जगह जब कांग्रेस सरकार में थी, हर योजना का नाम, हर जगह का नाम आप देखिए ना, सिर्फ एक फैमिली पॉलिटिक्स थी। हर योजना इंदिरा गांधी के नाम से शुरू होती थी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से शुरू होती थी और राजीव गांधी के नाम से खत्म होती थी। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी हर एक योजना आप देख लें, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री के नाम से ही सारी योजनाएं हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं वो लोग तक पहुंचनी चाहिए। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नाम से, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ एक फैमिली रूल होना चाहिए, जो फैमिली डायनेस्ट हम कहते हैं, जो कहते हैं कि हर जगह सिर्फ एक नाम होना चाहिए। हम कहते हैं कि ये देश को आगे बढ़ना चाहिए, देशवासियों को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक खानदान को आगे बढ़ना चाहिए। खानदान से भी आगे कोई चीज होती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से केरला, तमिलनाडु, यहां वहां, दिल्ली, यहां पर कहां जा रहे हैं। और उसी तरह से हमारे जो जितने भी लोग भाजपा में हैं, उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। भाजपा में हमें सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, आपकी अपनी सोच पीछे, आपके अपने सुख दुख पीछे, आप अपनी सेहत पीछे, आप अपने बारे में बाद में सोचें, लेकिन देश के बारे में सोचें। देश का नेत्र होना चाहिए, देश की तरफ होना चाहिए, देश की तरफ, हमारे भारत की तरफ हमारा नेतृत्व जो है वो आगे बढ़ाने का होना चाहिए, ना ही कि अपने आप को आगे बढ़ाने का। आज भाजपा से हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े। हम ये कोई नहीं चाहता कि हम एक कोई आगे बढ़े, हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर देश आगे बढ़ेगा तो हमारी की जो कल की पीढ़ी है, जो कल हमारे युवक हैं, वो आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की सोच है कि 2044 तब तक ये देश कितना आगे बढ़ेगा। आज जो हम देखते हैं वो विकसित भारत, जो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, जो विकसित भारत का सपना है, वो कैसे पूरा करें। हर एक जो योजनाएं आती हैं, हर एक जो पॉलिसी लाई जाती है, हर एक बार जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, सोच समझ के, जो फ्यूचर थिंकिंग है, आगे की सोच है, ना कि आज ठीक हो जाए कल का कल देखा जाएगा, वो नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज की सोच जो है, आज जो बीज हम बोएंगे, वो कल को पेड़ बनके, एक बहुत बड़ा वृक्ष बनके हमारे देशवासियों को कैसे छांव देगा। वो छांव देने के लिए उसकी बीज आज बो रहे हैं, क्योंकि बहुत हो चुका। हम देख चुके हैं देश में किस तरह से सिर्फ अपने आप की बढ़ोतरी, एक फैमिली की बढ़ोतरी, एक खानदान की बढ़ोतरी और सिर्फ एक पार्टी के जो लोग हैं उनकी बढ़ोतरी हमने देखी है, ना ही देश की बढ़ोतरी हमने देखी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे पास तकलीफें थी, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक हम तकलीफें उठा रहे थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है, आप देखते हैं कश्मीर फिर से जो एक जन्नत माना जाता था, लेकिन उस जन्नत पे किसी लोगों की नजर लगी थी और किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि जो आर्टिकल 370 है उसको हटाया जाए और जन्नत को वापस जन्नत बनाया जाए। प्रधानमंत्री में वो हिम्मत थी कि कुछ भी हो जाए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरा देश आजाद होगा। और आज आप देखते हैं कि वापस 370 हटने के बाद कश्मीर में फूल खिले हैं, कश्मीर में हर बच्चे के चेहरे पे एक मुस्कान है, महिलाएं बहुत ही चैन की सांस ले रही हैं। वहां पर किस तरह से लोग वापस जाना शुरू किए हैं, वहां पे जो एक बार जाने से डर लगता था,
आज हर जगह से लोग कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, वो टॉप टूरिस्ट स्पॉट बना है। हम सब जानते हैं कि हम सब में एक वो क्षमता जो हमें मिलती है, हमें जो एक वो आत्मविश्वास मिलता है, हमें जो वो हिम्मत मिलती है, वो मिलती है तो बस हमारी जो एक पहचान है, भगवान की पहचान है, उससे मिलती है। 500 साल से भी ज्यादा हम लड़ रहे थे कि राम लल्ला का चेहरा हमें दिखेगा नहीं, जहां पर उनका जन्म हुआ है वहां पर राम लल्ला हमें वापस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। 500 साल से ये लड़ाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनकर आए, उन्होंने कहा था कि राम लल्ला को उनकी जन्मभूमि वापस मिलेगी। और आज आप देखते हैं कि अयोध्या में जब राम मंदिर वापस बना है, राम लल्ला वहां पर अपनी जगह पर बैठ के वहां पे हम सब जय श्री राम कहते हुए उनके गुण गा रहे हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि भगवान तो एक ही है, चाहे वो अल्लाह हो या राम हो, भगवान एक है, लेकिन उनकी जगह जो है वो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम सब समझते हैं कि हम सबके लिए एक जगह बनी हुई है। तो आज हम जब देखते हैं कि राम लल्ला अपनी जन्मभूमि में वापस हैं, तो एक जो विश्वास है हमारा वापस उठ बैठता है। आप वही देखिए कि राम लल्ला तो एक तरफ है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम एक मस्जिद वहीं पर बनाएंगे जहां पर होना चाहिए। और मैं आपसे ये सबसे कहती हूं कि 2024 ये साल जब प्रधानमंत्री वापस प्रधानमंत्री बन के आएंगे, बहुत ही जल्दी एक जो मस्जिद जहां पर बाजू में बनना चाहिए था वो भी वहां पर बन के खड़ा होगा। हम सबको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज हम सब यहां पर खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है उसे कैसे पूरा करें। हमें रुकावट आएंगी, हमें टोका जाएगा, बढ़ने से रोका जाएगा, हर कदम पर कांटे फेंके जाएंगे, हर कदम पर एक दीवार खड़ी की जाएगी, हर कदम पर, क्योंकि हम सब जानते हैं, स्पेशली मैं जानती हूं कि जहां तक कांग्रेस और बाकी पार्टियों का सवाल है, उनका मानना है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, और अगर एक ही तरह से महिलाओं को चोट पहुंचा सकते हैं तो वो है उनकी टिप्पणी करना। और वो जो टिप्पणी करते हैं वो सब ये भूल जाते हैं कि वो भी एक माँ की कोख से जन्म लिए हैं। भूल जाते हैं कि जिस औरत की, जिस महिला की वो टिप्पणी करते, वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है, या वो एक खुद एक महिला है। जब हम भारत माता कहते हैं, जब हम मातृभाषा कहते हैं, तो मतलब हर चीज में एक माँ को देखते हैं, तो उनके मन में ये कैसे ये ठीक लगता है कि एक औरत की टिप्पणी करना, उसके बारे में गलत बोलना बिल्कुल सही होगा। लेकिन वो समझते हैं कि खाली एक औरत की टिप्पणी करके, उस औरत की बेइज्जती करके, उस औरत के बारे में भला बुरा कह के उसको हम उस जगह पे रोक सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हम सबको ये चैलेंज लेना चाहिए। इस बात तो पक्की है कि इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं अब की बार 400 पार, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं अब की बार फिर एक बार, तो ये तो बात पक्की है कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये बात पक्की है अब की बार 400 पार, लेकिन वो 400 पार सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ उससे ये हमसे हासिल नहीं हो सकता। हम सबको हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है, हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है, भाजपा की जो सोच है, भाजपा से जो हम सीखने को मिलता है कि हम सब एक हैं, भाजपा से जो हमें प्रेरणा मिलती है, मोदी को देखकर हमें जो प्रेरणा मिलती है कि भारत माता का बेटा अगर कोई बहुत ही महान सुपुत्र भारत माता का है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। वो भारत माता के जो सुपुत्र हैं, आप सब जानते हैं, और ये हमारे जो ऑपोजिशन में हैं वो भी जानते हैं कि आज तक भारत माता को ऐसा सुपुत्र नहीं मिला है जो अपना रात दिन हर चैन हर सुख होके सिर्फ भारत माता की सेवा में लगा हो।
और वो इतना महान सुपुत्र मोदी जी जब हमें प्रधानमंत्री की तरह, हमें भगवान की देन की तरह हमें मिलते हैं, तो हम सबका ये फर्ज बन जाता है, हम सबकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सपने को, उस धर्म को, उस फर्ज को, उस जिम्मेदारी को हम अपनी जिम्मेदारी लेकर, अपने कंधों पे लेकर हर एक इंसान तक पहुंचाएं। हर एक उस इंसान तक जो प्रोबेबली सोचता है कि मैं किसी और पार्टी को आज वोट दूं तो शायद मेरे लिए कुछ भला हो जाए, लेकिन नहीं, बाकी पार्टियां उनके हाथ में सिर्फ एक चीज देंगी इलेक्शन के वक्त, पैसा। कहेंगे तुम पैसा रखो और हमें वोट दो, क्योंकि बाकी अगले 5 साल तो हम पैसा कमाने वाले हैं, हम तो आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखने वाले हैं। क्योंकि जहां तक करप्शन का सवाल होता है, जहां तक आप देखें कि लोगों के बीच जो भाजपा की योजनाएं हैं वो पहुंचनी है, वो नहीं पहुंचती है। यही नहीं, तेलंगाना में नहीं है, बहुत ही कम ऐसी जगह है, सिर्फ 4-5 प्रोबेबली स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन उन सब में आप देख लें, यहां पर तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, केरला हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो, इन जगहों पर आप जब देखते हैं कि जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से लोग तकलीफों में हैं, आप सब देख चुके हैं, पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल में आज किस तरह से ममता बनर्जी के नीचे एक महिला है, उनको दीदी कहा जाता है, लेकिन उनके नीचे जिस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकियत हो रही है, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। वहां पर महिलाएं आगे आके कह रही हैं हमें बचाओ, लेकिन हमारी ममता दीदी जो हैं गूंगी भी और बहरी बनकर वहां पर बैठी हैं, वो आगे आके महिलाओं की मदद नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको जो फर्क पड़ता है कि अगले 5 साल में मैं क्या क्या कर पाऊंगी। मैं तो कहती हूं ये सही वक्त है, ये बिल्कुल सही वक्त है उन लोगों को जगाने का जो सो रहे हैं, ये सोच के कि घर बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाएगा, ये सोच के कि भैया आज तो मेरे घर पे पैसा आ जाएगा, कल को चाहे कुछ आए नहीं आए, ये सोच के कि आज तो मैं ठीक हूं लेकिन कल के बारे में मुझे फिक्र नहीं है। मैं तो कहती हूं कि ये सही वक्त है ऐसे सोते हुए को जगाना और उनको सच्चाई का आईना दिखाना कि अगर आप आज नहीं जगे तो कल फिर कभी नहीं जग पाओगे। सोते हुए ही रह जाओ। कुंभकर्ण की तो हमने बात सुनी है, सोते रहे सोते रहे सोते रहे, और फिर आगे क्या हुआ। हमें उनको जगाना है कि आज का जमाना राम का जमाना है, आज का जमाना आगे बढ़ने का जमाना है, आज का जमाना अपना और तुम्हारा नहीं, आज का जमाना हमारे आने वाली पीढ़ी का जमाना है। मैं आपको ये सब याद दिलाना चाहती हूं कि आज जो हमारा देश, the oldest democratic country in the world, but it's still the youngest democratic country in the world, क्योंकि 75% के नीचे the youngest members in the world are with India। 30 साल से कम उम्र वाले लोग हमारे भारत देश में 75% की तरफ हैं। तो आप सोचिए कि आने वाली पीढ़ी जो 30 के नीचे हैं, 75%, वो आने वाली पीढ़ी भारत देश को कहां तक पहुंचा सकती है। और वो उसी वक्त पहुंचा सकती है कि जब हम आगे कैसे पहुंच पाएंगे, हम इसको कैसे आगे ले जाएंगे, हम इसको कहां तक ले जाएंगे। विकसित भारत बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है। तमिल सोलुना ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது। ஏனா எல்லாமே ரெடி பண்ணி வெச்சிருக்காரு பிரதமர் மோடி அவர்கள்। எல்லாமே உங்க கைக்குள்ளே இருக்கு, எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்கள் அவர் தயார் பண்ணி வெச்சிருக்க। கடந்த 10 வருடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா எங்கிருந்து எங்கேயோ போயிருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்। ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, కానీ మీ ఇంటికి అన్ని కావాల్సింది అన్ని ప్రశ్నలు వస్తుందా మీకు? రాదు కదా। మరి కానీ మన భారతదేశంలో మోదీ గారు ఎన్ని పాలసీస్ ఇచ్చారు అది అన్ని తెలుసా మీకు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు
మీకు రాకూడదు. దాని ముందు ఉండే వాళ్ళు అలాగే, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అలాగే. எவ்ரிதிங் இஸ் அபவுட் கரப்ஷன். நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் அது போதும், నా ఇంట్లో ఎంత వస్తుంది అది చాలు. ఇప్పుడు ఉండేవాళ్ళు అలాగే. మీ ఎలా ఉన్నారు, మీకు ఏదైనా వస్తుందా లేదా, మీ ఇంట్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉందా, అది దాని గురించి నాకు అస్సలు ఒక ప్రాబ్లం లేదు, నేను ఆలోచించను దాని గురించి, నేను బాగున్నానా అంతే, నేను బాగుంటే చాలు. అలాంటి పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణలో ఉంది. అది మార్చేయాలి. అది మార్చాలంటే ఈ ఎలక్షన్లో భాజపా గెలుచుకోవాలి. భాజపా ఎలా గెలుస్తుంది? మీరు ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళి అందరికీ చెప్పాలి. இங்கிருந்து வெளியே போய்ட்டும் எல்லார்கிட்டையும் இதுதான் எல்லாம் பிரதமர் மோடி அவர்கள் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. இது எல்லாமே பெண்கள் இருக்கட்டும், வயசானவங்க இருக்கட்டும், இதெல்லாம் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா. உங்களுக்கு தெரியும், 1 rank 1 pension இது வரைக்கும் நாங்க கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. 1 rank 1 pension அந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் இருக்கு. எல்லாரும் சமம். நீ பெரியவன், நான் சின்னவன், நீ பணக்காரன், நான் ஏழை, அது கிடையாது. உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியணும், நம்மளுடைய நாட்டு ரொம்ப ஏழ்மையான நாடு சொல்றவங்க இன்னைக்கு கடந்த 10 வருடத்துல 25 கோடி மக்கள் அந்த பிலோ பாவர்ட்டி லைன் நம்ம சொல்றோம், அதுல இருந்து தாண்டி இன்னைக்கு லட்சபதியாக இருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டுல. இதுக்கு காரணம் பிரதமர் மோடி அவர்கள். இது எல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். நீங்க மட்டும் பணக்காரங்க இருக்கீங்க, நான் ஏழையா தான் இருக்கேங்கிறது கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லா வாய்ப்பு எல்லா வசதிகளையும் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நீங்க ஏழையா இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. நீங்க பணக்கார ஆகலாம். பணக்கார ஆயிருக்காங்க. 25 கோடி மக்கள் அந்த ஏழையிலிருந்து பணக்கார ஆயிருக்காங்க. நான் இன்னொன்னு கேட்கிறேன், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பெண்கள் விஷயமா தான். கிராமத்துல நீங்க எல்லாரும், நம்ம எல்லாரும் கிராம பக்கம் போயிருக்கோம். நிறைய பேர் கிராமத்துல இருந்து எந்த பக்கம் வந்திருக்கீங்க. கிராமத்துல மக்கள் பெண்கள் தாய்மார்கள் காலையில எந்திரிச்ச உடனே 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு 4 மணிக்கு 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு பாத்ரூம் போறதுக்கு எங்கேயோ போவாங்க, நம்மளை யாரும் பார்த்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. இதுவரைக்கும் அந்த தாய்மார்களுக்கு பத்தி, அவங்களுடைய உரிமை பத்தி, அவங்களுடைய டிக்னிட்டி, அவங்களுடைய பெருமை பத்தி யாராவது இதுவரைக்கும் யோசிச்சிருக்காங்களா? உங்க வீட்டில் எல்லாரும் கிராமத்தில் இருப்பாங்கல்ல, இருக்காங்க. ஆனா யாருமே அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை. ஆனா பிரதமர் மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் பெண்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 12 கோடி டாய்லெட்ஸ் கட்டி கொடுத்திருக்கிறாரு. நான் நினைக்கிறேன் இது பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை. அவ்வளோ பெரிய மரியாதை பிரதமர் மோடி பண்ணி கொடுத்திருக்கிறாரு. நினைச்சு பாருங்க, இன்னைக்கு பல இடத்துல நீங்க எவ்வளவு வரதட்சணை கொண்டு வர போறீங்க நான் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும்போது, இன்னைக்கு பெண்கள், आज औरतें बोलती है आपके घर में टॉयलेट है, शौचालय है, शौचालय हो तो शादी करो वरना आगे मत आओ, पहले शौचालय बनाओ फिर उसके बाद में शादी की बात करो। तो मेरे ख्याल से ये जो औरतों के तहत महिलाओं के प्रति जो प्रधानमंत्री का जो एक कहते हैं कि बहुत ही उनके ऊपर जो उन्होंने एक भरोसा रखा है, उनके ऊपर जो एक बहुत ही उनको बहुत श्रेष्ठ बनाने का जो प्रयास वो कर रहे हैं आज, आई थिंक वो कोई इससे पहले किसी ने नहीं किया है। ऑपोजिशन वाले जो चाहे बोल लें, ఏది కావాలంటే చెప్పొచ్చు, ఈ చెవులో తీసుకుని ఈ చెవులో వదలాలి అంతే. మనకు తెలిసిన ఒకే విషయం, ఈ ఎలక్షన్లో బీజేపీ గెలుచుకోవాలి. బీజేపీ గెలుచుకోవాలంటే ప్రధాని మోదీ ఆయన తెచ్చిన అన్ని ఆ పాలసీస్ తీసుకెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళి అందరితో మాట్లాడి ఈ పాలసీస్ ఇలా ఉన్నాయి, ఈ పాలసీ ఇలా ఉన్నప్పుడు మీ లైఫ్లో అంత బెటర్మెంట్ ఉంది, అది వాళ్ళకి చూపించాలి, చెప్పించాలి. ఎందుకంటే దే டோன்ட் பாதர், దే டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், சொல்லி கொடுக்கும்போது தான் புரியும். ஸோ இங்கே எல்லாமே இருக்கும்போது நம்மளுடைய கடமை அதுதான் இங்கிருந்து வெளியே போயிட்டு பிரதமர் மோடி அவர்கள் பற்றியும் பாஜ்பா பற்றியும் இங்கே இருக்கிறது கிஷன் ரெட்டி அவர்கள் பற்றி நிச்சயமாக சொல்லணும். ஏன்னா நான் சென்னையில் எலெக்ஷனில் நிற்கும் போது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக நீ நிற்கணும், நீ ஜெயிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நீ நிற்கணும், நீ நின்றுட்டு உன்னை ப்ரூவ் பண்ணணும், உன்னால் முடியும்னு சொல்லி எனக்கு தைரியம் கொடுத்து
என்ன வந்து முன்னாடி கொண்டு போய் நிக்க வச்சவர் வந்து கிஷன் ரெட்டி அவர்கள். நிச்சயமாக இந்த இடத்துல இந்த மேடைக்கு அவர் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். நன்றி சொல்றதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். பட் அவர் எந்த அளவுக்கு இங்கே உட்கார்ந்து கஷ்டப்படுறாரு, இந்த ஏரியா இருக்கட்டும், இந்த தெலுங்கானா இருக்கட்டும், அதுக்காக எவ்வளோ பாடுபடுறாரு, எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இங்கிருந்து வெளியே போயிட்டு భాజపా எப்படி జయికணும், బీజేపీ ఎలా గెలుచుకోవాలి, అది అన్నీ తెలుసుకుని బయటికి వెళ్ళి అందరితో చెప్పాలి. అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలి. ప్రధాని మోదీ మళ్ళీ వస్తే డెఫినెట్గా వస్తారు, ఖచ్చితంగా వస్తారు. దాంట్లో ఏం డౌట్స్ లేవు మనకి. కానీ अब की बार 400 पार वो हासिल करने के लिए हम सबको साथ खड़े होके, हम सबको एक साथ प्रधानमंत्री मोदी के सपने को आगे ले जाके ये डेफिनेटली लोगों को दिखाना होगा कि कुछ भी हो जाए, बरसात हो या तूफान हो, धूप हो या रात हो, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे. क्योंकि अब की बार फिर एक बार और ये है मोदी की गारंटी के अब की बार 400 पार. और मोदी की गारंटी को कोई झूठला नहीं सकता, क्योंकि भारत का सुपुत्र मोदी हो तो भारत को तो आगे बढ़ना ही है. आप सबके सामने मेरी बात रखने का मुझे मौका मिला, इसके लिए आप सबसे मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं. जिसने मुझे ये मौका दिया उन सबको मेरा धन्यवाद. మళ్ళీ గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తున్నాను. అండ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి డెఫినెట్గా నాకు అవకాశం దొరుకుతుంది. మళ్ళీ రావడానికి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. फिर से मिलेंगे. भारत माता की जय. नंरी.